तो भाई अब हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी तो ये लगा ले, देख सेंटर ऑफ मास तो हमने कर ही लिया। जिसको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली वो टेलीग्राम पे देख लेना, वहां पे डाल रखी है स्क्रीन रिकॉर्ड करके। तो ये लगा ले, रोटेशनल बचेगा, ग्रेविटेशन बचेगा, वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी देख ऐसा चैप्टर है जो बड़ा ही सिंपल है और तुम्हारे ऊपर बात है तुम कैसे सोचते हो इसको। तो वर्क पावर एनर्जी एक्चुअली में क्या एक चैप्टर है, ठीक है भाई पढ़ना है, लेकिन एक चीज सोचना तुम बड़ा काम आने वाली चीज है ये, यानी कि हमारे काम को काफी आसान कर देते हैं। देख कैसे, पहले तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं वर्क क्या होता है, तो ये तो भाई जानते हो तुम, वर्क क्या हो गया, एफ डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट होगा तो एफ दे देगा, वेक्टर की फॉर्म में दे तो वेक्टर का इक्वेशन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एफ डॉट डी एस हो गया वर्क। उसके बाद फिर क्या आता है, मान ले पावर की बात कर ले, तो पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो क्या करोगे, पावर निकालनी तो एनर्जी निकालो, एनर्जी और वर्क लगभग लगभग हर केस में बराबर ही होता है। एनर्जी यानी वर्क की एक फॉर्म होगी, डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो तेरे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है भाई। और एक चीज हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो वेक्टर का भी क्वेश्चन बन गया, पावर भी आ गई, एनर्जी बाय टाइम। और क्या कर सकते हैं, एफ दे दिया या वर्क दे देगा, वर्क की वैल्यू दे देगा, दे दी 20 जूल। एस दे दिया 10 मीटर, थीटा दे देगा, किसी ऑब्जेक्ट का मास दे देगा। 20 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछेगा, 20 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होती है, अप्रोच क्या हो गया हमारी, सीधी बात है। देख वर्क पता है, एस पता है, मान ले थीटा दे दिया 0, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ डॉट एस, तो एफ एस कोस कोस 0 1 कितना होगा 20। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, मास दे दिया मान ले 2 kg, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स बाय मास 1 kg, सॉरी kg नहीं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, v बतानी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v कितनी हो जाएगी, u प्लस a इंटू टी, 20 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, काइनेमेटिक्स का सवाल भी बन गया, वर्क पावर एनर्जी का सवाल भी बन गया। डायरेक्ट वर्क और एस ना देके वेक्टर फॉर्म में दे देगा तो वेक्टर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। पावर डायरेक्टली तो क्या निकाल सकता है, एनर्जी बाय टाइम। तो ये तो होगी भाई बेसिक बेसिक बात है जो तुम यार आराम से कर सकते हो। मैं फील दिलाने वाली बात है कि भाई वर्क की पावर मतलब एनर्जी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देख ये मास है m, ठीक है, ये मास है m, यहां रखे थे मस्त, क्या हुआ, अट्रैक्शन की फोर्स लगने लगी, अट्रैक्शन की फोर्स लगने लगी, ठीक है। कितनी दूर रखे थे, 10 मीटर की दूरी पर रखे थे। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई मान ले ये मास तो है फिक्स, ये मास फिक्स है, मैंने इसको पकड़ के रखा है, तो ये मास इसकी तरफ खींचेगा, तो जब ये इसकी तरफ आ जाएगा कहाँ होगा, 5 मीटर दूर बचेगा। तो इस जगह इनिशियली u था इसका 0, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले तो ये समझ के इस साइड आगे रहा है, मास है, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर लगाएगा उतना, ये इसके ऊपर लगाएगा, लेकिन ये फिक्स है तो ये तो हिल नहीं सकता। ये एफ फोर्स के कारण खींचेगा, वो फोर्स क्या है, जी एम इंटू एम बाय 10 मीटर का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये तेरे पास क्या आ गया, फोर्स। तो इस फोर्स के कारण ये खींचेगा। तो तुझे क्या बतानी है यहाँ पे वेलोसिटी, तो तू क्या करेगा, u कितना है 0, v निकालना है, किसी तरह a पता चल जाए तो v स्क्वायर u स्क्वायर 2, वेलोसिटी बतानी है ना, तो a पता चल जाए तो तू a कैसे निकाल सकता है। हम कैसे सोचते हैं कि ये दूरी कितनी है 5 मीटर, तो दूरी कितनी चला, s की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो हम 3 इक्वेशन लगाने की सोचते हैं कि किसी तरह इक्वेशन सोल्व हो जाए, लेकिन सोच के देख, जब ये मास इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो टाइम के साथ क्या होगा, ये मास इसके करीब जाएगा, मास इसके करीब जाएगा तो क्या ये लेंथ 10 रहेगी, ये तो कम होती होती रहेगी, तो टाइम के साथ लेंथ घटती रहेगी, तो इसका मतलब फोर्स बढ़ता रहेगा, फोर्स बढ़ता रहेगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स अगर बढ़ रहा है, मास तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ेगा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो क्या तू ये 3 इक्वेशन लगा सकता है, तू ये 3 इक्वेशन नहीं लगा सकता। तो केस क्या बनना, ना तो यूनिफॉर्म मोशन ना ही एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, मान ले कि ये x दूरी पे था, dx दूरी चला,
उसको चलने में कितना टाइम लगेगा, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो यार इतना बड़ी समस्या हो गई थी। तो उसको आसान बनाने के लिए हमारे पास क्या है, एनर्जी का जुगाड़ है। क्या कहा एनर्जी ने, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रही है कि मान ले एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, एफ एक्सटर्नल क्या है 0, और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे ग्रेविटेशनल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स। ये पेन यहां रखा है, इस बोर्ड की हाइट है h, यहां से अगर रेफरेंस मानू और इसको 0 मानू, इसको ऊपर ले जाने में mgh एनर्जी, मतलब यूं लगा ले mgh, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल। अब मैं इसको चाहे यूं लेके जाऊं, चाहे घुमा फिरा के कैसे भी लेके जाऊं, इसके अंदर एनर्जी फाइनली mgh होगी, पास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा और नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब हम फ्रिक्शन से लेते हैं, कैसा भी फ्रिक्शन हो, चाहे एयर फ्रिक्शन हो, चाहे वाटर के अंदर फ्रिक्शन हो, चाहे ग्राउंड पे चल रहा है तो ग्राउंड का फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, एफ एक्सटर्नल नहीं है, तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। और सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर होगी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल की। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, दोनों रेस्ट में थे, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी G m1 m2 by R 10 है, बराबर होगा किसके, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, G m1 m2 by R, R की वैल्यू 5 होगी अब फाइनली। और वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², यहां से भी निकाल दे, सब कुछ तुझे पता है। तो डायरेक्टली तेरे पास भी आ गई, कोई झंझट ही नहीं इंटीग्रेशन करने का और कुछ ऐसा करने का। तो इंटीग्रेशन से बचाता है कौन, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। तो मैंने कंजर्वेशन क्यों की मैकेनिकल एनर्जी की, क्यों एक्सटर्नल फोर्स था नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था नहीं, तो नॉन कंजर्वेटिव और एफ एक्सटर्नल नहीं होगा, सिर्फ कंजर्वेटिव होगा, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ। सिर्फ यही कंडीशन है, अगर ये नॉन जीरो हुआ या ये नॉन जीरो हुआ तो मैं कभी भी कंजर्व नहीं कर सकता। ठीक है भाई, एक चीज याद रखो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। कहने का मतलब क्या है, डेल्टा यू हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसका माइनस का मतलब क्या हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और यहाँ पे यू क्या है, यू है पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी भी केस के अंदर अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो उस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मान ले ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, यहाँ पे क्या रखा है, मेरा मार्कर रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या हो गई 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। अब क्या हुआ, ये ऊपर लेके जा रहा हूं मैं इसको, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा हूं, मतलब एक तरीके से v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, तो मैंने एक तरीके से कोई फोर्स नहीं लगाया, ये लगा ले तो मैं बस इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहा हूं प्यार से, और h हाइट तक लेके गया। इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी mgh, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो वर्क कितना किया कंजर्वेटिव फोर्स ने, mgh। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क किया mgh। अगर ये चीज नहीं पता तो भी तू निकाल सकता है, कैसे, mg लग रही है नीचे और हाइट डिस्प्लेसमेंट हुई ऊपर, तो mg लगी नीचे और h डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुई, तो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस 180 माइनस, तो माइनस mgh, हमारा रिजल्ट माइनस mgh ही आया। तो एक चीज याद रखनी है, वर्क डन अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो क्या होगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल। ये तो कब लगाएंगे हम, जब ना तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, सॉरी ना तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है। अगर वो भी लग रही है तो आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वो क्या कहती है, सारा वर्क चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे एक्सटर्नल हो, सबके वर्क की वैल्यू किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इनिशियली कोई बॉल रेस्ट में थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 0, फाइनली चाहे उसके ऊपर ग्रेविटी लग ले, चाहे फ्रिक्शन लग ले, चाहे कोई बाहर से फोर्स लगा ले, अगर उसके ऊपर फाइनल वेलोसिटी भी है तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो सारी फोर्स का वर्क डन किसके बराबर होगा, हाफ mv² से। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव तो तू कैसे निकाल सकता है, मान ले ग्रेविटी दे रखे हो तो mg, कोई हाइट दे रखी हो mgh, तो ये तो तेरी वर्क डन हो गया कंजर्वेटिव फोर्स का। नॉन कंजर्वेटिव का भी कैसे निकाल सकता है, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फ्रिक्शन कैसे निकालेगा, म्यू इंटू एन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल दे रखा होगा कि तूने बाहर से 10 न्यूटन फोर्स लगाया, उसके कारण 20 डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये वर्क डन हो गया एक्सटर्नल का। तो ये तीनों चीजें निकाल देगा तू, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज तू बता सकता है। अगर चेंज दे रखा है तो इनमें से कोई एक चीज पूछी होगी, तो घुमा फिरा के पूरे चैप्टर में यही चीज यूज होनी है। क्या चीज यूज होनी है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तुझे ये निकालनी आनी चाहिए। ये कैसे निकालेगा, डिपेंड करता है। अगर काइनेटिक वो ग्रेविटेशनल लग रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसे mg इंटू एच होगी। ये कैसे निकालेगा, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल दे रखी होगी तेरे से, या फोर्स दे रखी होगी, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेगा और ये निकालेगा। अच्छा, अब एक चीज यहां से मैं वो चीज भी प्रूव कर सकता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब करते हैं, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने एक चीज बताई थी, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो तू क्या कर सकता है, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता है। उस चीज को तू यहां से भी प्रूव कर सकता है। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, मान ले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, तो उसके कारण क्या गया, वर्क जीरो। एक्सटर्नल है नहीं तो उसके द्वारा क्या गया, जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये तो मैंने पढ़ा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को क्या लिख सकता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, माइनस डेल्टा यू लिखा था ना, वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको इधर ले आ, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल किसके बराबर होगा, यू फाइनल प्लस के ई फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल किसके बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ। कब, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगी। क्यों, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव ने किया वर्क जीरो, एक्सटर्नल ने किया वर्क जीरो, कंजर्वेटिव ने किया वर्क। एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना होना चाहिए, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, या फिर इसको माइनस डेल्टा यू बोलते हैं। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल किसके बराबर होना चाहिए, दोनों चीजें बस सही होनी चाहिए ना भाई। तो उन दोनों से हमने ये निकाल दिया कि हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो यही यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। तो देख, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर। फोर्स होता है डीपी बाय dt, ठीक है। फोर्स हो गया, dp को लिख सकते हैं m dv बाय dt, ठीक है। मैंने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। f डॉट dx इक्वल्स टू m dv इंटू dx बाय dt। मैंने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, तो dx बाय dt क्या बन गया, v। तो f डॉट dx किसके बराबर हो गया, m v डॉट dv। इंटीग्रेशन कर, मान ले कि x जीरो पे वेलोसिटी क्या थी, जीरो। जब x हुआ, कोई भी वैल्यू मान ले x, तो वेलोसिटी होगी v। तो f डॉट dx तो क्या बन गया, fs यानी कि वर्क, या फिर इसको एनर्जी बोलते हैं, किसके बराबर होगी, mv मल्टीप्लाई बाय m v इंटू v बाय 2। तो हाफ m v स्क्वायर, v का क्या हो गया, v स्क्वायर बाय 2, तो v स्क्वायर बाय 2 तो क्या आ गया, हाफ m v स्क्वायर। ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने मान ले कि हाफ m v स्क्वायर होती है एनर्जी, तो हमने भी कर रहे हो। क्या है भाई, डेराइव कर दिया। फोर्स क्या होता है, dp बाय dt। तो dp को क्या लिख सकता है, m dv। तो dv बाय dt दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे इधर क्या चाहिए था, एनर्जी। फोर्स है, फोर्स को एनर्जी बनाने के लिए dx से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया, मान ले ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखी थी, इसको मैं h(I2) पर लेके गया, ठीक है। तो ग्रेविटी तो इसके ऊपर नीचे लग रही है, तो इसको नीचे रहना चाहिए था, ये ऊपर क्यों जा रही है। इसका मतलब तूने कुछ काम किया, तूने मेरे कारण इतनी ऊपर गई ना, तो मैंने जो काम किया वो इसके अंदर स्टोर हो गई। स्टोर किस फॉर्म में हुई, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और कैसे, किस फॉर्म में स्टोर होगी, mg इंटू एच। क्यों, mg क्या हो गया,
फोर्स डिस्प्लेसमेंट एच, तो ये जो एनर्जी है ये स्टोर होगी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो mgh तब है जब ग्राउंड पे तू 0 मान रहा है, तो ग्राउंड पे मान ले 10 न्यूटन, 10 मान ले 10 जूल, तो h हाइट पे कितनी होगी 10 प्लस mgh, यहाँ 20 मानेगा तो ऊपर क्या होगी 20 प्लस mgh। तो ये तेरे पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग की खास बात क्या होती है, स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग ये कहती है कि ये मास अगर m है, ठीक है, मैं इसको अगर इस साइड पुश करता हूं तो स्प्रिंग क्या चाहती है वो अपनी नेचुरल लेंथ पे रहे। तो स्प्रिंग को अगर तू x अमाउंट से कंप्रेस कर देगा तो वो क्या करेगी, जैसे ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है मेरी, थोड़ी और बड़ी बना ले, ठीक है, अब क्या हुआ ये कंप्रेस हो गई, पहले थी l लेंथ की, अब x से कंप्रेस हो गई, ये दूरी है x से कंप्रेस हो गई ना, तो ये अपोज करेगी और इसको वापस अपने नेचुरल लेंथ पे जाने की कोशिश करेगी। इसके अंदर ये कितना फोर्स लगाएगी, हम पढ़ते हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। के तो स्प्रिंग का कांस्टेंट हो गया और माइनस का मतलब क्या है, अगर तूने अंदर की तरफ दबाया तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, अगर इसको बाहर की तरफ खींचता तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींचती। तो ये क्या हो गया, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया, तो वर्क क्या होता है F डॉट डी एक्स, स्प्रिंग ने कितना वर्क किया ये लगा ले, माइनस के एक्स डॉट डी एक्स, तो हो गया हाफ के एक्स स्क्वेयर dx। जब x 0 है तो तूने मान लिया था कि एनर्जी स्टोर क्या थी 0 थी, तो ये क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक स्प्रिंग है, मैं उसको अगर x अमाउंट से दबाऊंगा तो मैंने कुछ वर्क किया तभी तो दबी है वो, वरना नेचुरल लेंथ पे रहती। तो मेरा वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो गया, जो स्प्रिंग है उसकी इलास्टिक जो एनर्जी है, स्प्रिंग जो स्टोर करके रखती है, कितनी एनर्जी स्टोर करती है, स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है वो हमने निकाल दिया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वर्क पावर एनर्जी में यही है, वर्क पावर एनर्जी में तुझे क्या पता होना चाहिए, एक तो कंजर्व कब करते हैं, समझ में आ गया, फ्रैक्शनल जीरो होगा। कंजर्व करने का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बराबर होगी। और तुझे क्या पता होना चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस फ्रिक्शन, सॉरी प्लस एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। ये बात तुझे पता होना चाहिए। और एक बात तुझे क्या पता होनी चाहिए, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव किसके बराबर होगी, माइनस डेल्टा यू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये अगर चीजें तुझे पता है ना तो तू क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है वर्क पावर एनर्जी के। अब तेरे ऊपर बात है तू कैसे सॉल्व करता है। देख कई जगह तू क्या कर सकता है, वर्क पावर एनर्जी को अगर अवॉइड करेगा तो अपने काइनेमेटिक्स भी यूज कर सकता है। ये बोल थी एच हाइट दे रखी है, या फिर हाइट नहीं दे रखी, इसने क्या किया, ये लेंथ दे दी, ये थीटा दे दिया, और ये सरफेस जो है स्मूथ है, यहाँ पे क्या कर दी, एक स्प्रिंग लगा दी, तो और स्प्रिंग का के दे दिया। तो तुझे बतानी है स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन होगा या कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो एक तरीके से देख, ये बॉल पहले यहाँ थी तो तू या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते, क्यों, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशन लग रही है। तो ऊपर थी तो हाइट कितनी होगी इसकी, एच मान ले। एच कैसे निकालेगा, ये दे रखा है ना, थीटा दे रखा है, एल दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ गई, एच आ गई। एच आ गई तो इस जगह पे इसके पास mgh क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है पोटेंशियल 0। तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर है, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो हाफ mv स्क्वायर तो mgh के बराबर ही आएगी। तो क्या फायदा, v निकालेगा तू काइनेमेटिक्स का यूज करके और फिर हाफ mv स्क्वायर करेगा। mgh ही किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर के। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है बॉल के पास, mgh ही है। ये यहाँ तक चली, अब भी एनर्जी कितनी है, mgh, यहाँ लॉस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन था ही नहीं, फ्रिक्शन होता तो ही लॉस होता। तो यहाँ पे एनर्जी mgh है या हाफ mv स्क्वायर, वैल्यू दोनों की बराबर ही है, वो फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर के अंदर। तो एक्स अगर पूछे तो बता सकते हैं तू मैक्सिमम कंप्रेशन। तो तू कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो तू सिर्फ यही लगाएगा कि कौन सा मैं फोर्स लगाऊं कौन सा नहीं। मान ले देख कौन सी मैं इक्वेशन लगाऊं कौन सी नहीं। ये केस है, ये थीटा, ये प्लैंक है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है स्मॉल एम मास का, ठीक है। तो इससे ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है नीचे की तरफ, कुछ भी पूछ सकता है। जैसी वेलोसिटी कांस्टेंट आई, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कब नीचे आ सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब या तो वेलोसिटी 0 या फिर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अगर दे रखी है तो कांस्टेंट तो इसकी तभी हो सकती है ना जब फ्रिक्शन होगा। तो कई बार क्वेश्चन में फ्रिक्शन का नाम नहीं होता, लेकिन समझना पड़ता है कि यार इसके अंदर फ्रिक्शन होगा तभी तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इस मास के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, mg sin थीटा, तो ऊपर की तरफ भी कितनी लगनी चाहिए,
mg sin थीटा ही लगनी चाहिए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, mg sin थीटा। तभी तो ये कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। मान लीजिए कही कि ये h हाइट तक, h लेंथ से नीचे आ गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, h दे रखी है, तो h फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, नीचे, तो नेगेटिव। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन निकालने की जरूरत ही नहीं है, म्यू एन तो मैक्सिमम है। यहाँ साफ दे रखी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, mg sin थीटा, तो mg sin थीटा मल्टीप्लाई बाय h। यहाँ पूछा है अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है mg, तो तू दो काम कर सकता है, या तो क्या अगर mg मल्टीप्लाई बाय ये परपेंडिकुलर हाइट निकाल तो तेरा वर्क डन आएगा, या फिर क्या कर, ये h दे रखी है तो जिस साइड लेंथ दे रखी है ना mg का वही कंपोनेंट ले ले, तो mg sin थीटा इंटू h, तो mg sin थीटा मल्टीप्लाई बाय h। इससे एक चीज और पता चल गई, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव ने कितना किया, फ्रिक्शन यानी नॉन कंजर्वेटिव, mg sin थीटा इंटू h माइनस mg sin थीटा इंटू h। वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी कि कंजर्वेटिव ने कितना किया, mg sin थीटा इंटू h, दोनों बराबर है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव तो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के। इसका सम तो जीरो आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना ही नहीं चाहिए, यानी जो वेलोसिटी पहले थी वही बाद में रहनी चाहिए। सेटिस्फाई कर तो रही है, वेलोसिटी जो पहले थी वही बाद में रहनी चाहिए। तो घुमा फिरा के हमें क्या करना है, सिर्फ यही दो तीन चीजों का याद रखना है। फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का वर्क निकालना है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दे, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है, फोर्स पता है और क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कंजर्वेटिव ग्रेविटी पता है किधर लग रही है, ग्रेविटी का अगेंस्ट या ग्रेविटी का लॉन्ग जो वर्क हो रहा है तो वो निकाल दे, ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मान ले ये सवाल दे दिया, बॉल यहां से छोड़ी 10 मीटर की हाइट से, यहां गई, फ्रिक्शन था नहीं, यहां से नीचे गिरी तो कितनी रेंज होगी उसकी, 2 डायमेंशन भी आ गया। कुछ नहीं करना तुझे क्या करना है, तू ये देख, पहले एज इतनी दूरी पे थी तो यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूँ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mg इंटू 10। यहाँ पे आई, ये हाइट दे रखी है 5 मीटर, तो यहाँ पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ, क्यों, मेरे दिमाग में ना फ्रिक्शन लग रहा ना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, सिर्फ कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ। तो mgs प्लस 0 किसके बराबर हुई, mg इंटू 5 प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। इस इक्वेशन की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी। तो मेरे पास वेलोसिटी मान ले आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी आई हो, मान ले आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल, 10 मीटर पर सेकेंड। ये अब क्या केस बन गया, टावर के ऊपर से 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी बॉल को फेंका, ये क्या है 5 मीटर, तो ये तो 10 मीटर ही रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछिए, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम ही हवा में रहेगी। ये कितने टाइम हवा में रहेगी, उतने टाइम रहेगी जितने टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो जाएगा। तो वर्टिकल की मदद से मैं टाइम निकालूंगा, तो ये क्या है 5 मीटर। यू वाई क्या था 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई s, तो मैं क्या निकालूंगा s इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 था, हाफ यू टी हाफ, टी स्क्वायर क्या है हाफ, ने ये कर दिया 5, तो टाइम आ गया 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड पुट करेगा तो रेंज कितनी आ गई 10 मीटर, ये रेंज आ गई 10 मीटर। क्या नई बात है, यहाँ और यहाँ एनर्जी कंजर्व कर दी, उसकी मदद से मैंने यहाँ वेलोसिटी निकाल दी, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जो रेंज निकालनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी 10 ही रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो 10 इंटू टी। अब टाइम कैसे निकालू, टाइम निकालने के लिए मैंने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की मदद ली। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट पता है 10 तो इस साइड थी पूरी की पूरी, तो यू वाई कितनी थी 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड आई, मैंने रेंज निकाल दी। अब ये क्वेश्चन मैंने याद थोड़ी ना कर रखे, खुद से बना ले तू। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक काफी सही क्वेश्चन है, एचसी वर्मा में दे रखा है, वो काफी सही लगा मुझे। ये क्वेश्चन दे रखा है, थीटा, यहां से एक ब्लॉक को छोड़ा है, तुमने क्वेश्चन नंबर 43 है,
क्वेश्चन नंबर 43 अगर एचसीएल में हो तो ठीक है, लेकिन ये लगा ले तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ से एक लोग नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आ रहा है, और ये भी दे रखा है कि कंप्रेशन हुई इसकी, तो ये दे रखी कितनी कंप्रेशन हुई, फिर ये दे रखी कितनी ऊपर गई, जो कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, तुझे क्या करना है, ये देख यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स भी है, तो क्या ही बचा तेरे पास, तू कंजर्व तो कर नहीं सकता मैकेनिकल एनर्जी को, फ्रिक्शन आ गया तो तेरे पास गिनी चुनी सिर्फ एक इक्वेशन बची है, किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इनिशियली रेस्ट पे शुरू हुई थी, तो फाइनल वो सिचुएशन सोच जब मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी स्प्रिंग और मूवमेंट एक मूवमेंट के लिए ब्लॉक रेस्ट में आया है, यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन लगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 पुट कर। जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो यहां से जब वो रेस्ट में था और फाइनली जब रेस्ट में आएगा वहां तक इक्वेशन लगा, 2 इक्वेशन आएगी तेरे पास, उन दोनों को तू सोल्व करेगा तो तेरी म्यू की वैल्यू 0.5 आती है। मैंने काफी दिन पहले किया था, ये आई थी फाइनल रिजल्ट 48/96 में, तो म्यू की वैल्यू 48/96 आ गई थी। तुम सोल्व करके देखना, क्या करना, इस पोजीशन से और फाइनल स्टेट लेना कि ये कंप्रेस भी हो गई, ये ब्लॉक रुका क्यों, यहां तक तो मस्त चल रहा था, अब क्या हुआ, ये स्प्रिंग दबने लगी, तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लग रहा था, साथ के साथ एक फोर्स और आ गई, अब kx पीछे ही लगेगी, तो kx और आ गई, kx और फ्रिक्शन मिलकर इस ब्लॉक को रोक देगी। अब ये ब्लॉक रुक गया, रुकने के बाद ये वापस क्यों आया, क्योंकि स्प्रिंग ने स्टोर कर ली थी एनर्जी, उस एनर्जी स्टोर से ये इसको काइनेटिक एनर्जी देगी, तो ये आगे की तरफ जाने लगा। अब फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फ्रिक्शन को तो क्या करना है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना है, तो ये याद रखियो, नीचे आते वक्त फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ऊपर आते वक्त जो ये फ्रिक्शन है ये पीछे की तरफ लगेगा। जब यहाँ आ रहे तो kx कहाँ लग रहा था, ऊपर, यहाँ अब क्या होगा, kx कहाँ लगेगा, जब kx अब भी बाहर की तरफ ही लगेगा, क्योंकि कंप्रेस होने के बाद मीन पोजीशन तक ही जा रही है। अगर आगे की तरफ स्प्रिंग जाती तो फिर kx पीछे लगना शुरू होता, पर अभी क्या हो रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड फॉर्म में ही है, तो वो इसको पुश ही करेगी, इसका मतलब kx तो उधर ही रहेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फ्रिक्शन के कितना वर्क किया वो तुम निकाल सकते हो। तो घुमा फिरा के सारे यही क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी। कोलिजन को ऐड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अंदर हम कोलिजन पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, m u वेलोसिटी से आ रहा है, ये रेस्ट में था m 0 से, ये m है 0 से, हाँ, और ये जैसे स्प्रिंग दे दी तो इसको बताना है। तो ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन अगर दे रखा है तो इलास्टिक के अंदर क्या होता है, तो काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकता है और मोमेंटम कंजर्व कर सकता है, दोनों चीजों को कंजर्व करेगा, 2 इक्वेशन बनेगी, उससे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर सेम मास के कोलाइड करते हैं तो इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये तो आ जाएगा रेस्ट में, इसके पास आ जाएगी u वेलोसिटी। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u², इस काइनेटिक एनर्जी से ये आगे बढ़ेगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो ये बताना है स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी, तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो यहां से तो x निकाल देगा, क्या क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्या ही है, कोलिजन ऐड हो गया बस, तो कोलिजन का तुझे आइडिया होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास की वीडियो मैंने बना रखी, पहले वो देख, टेलीग्राम पे मिल जाएगी तुझे। तो सेंटर ऑफ मास भी ऐड कर सकता है इसके अंदर, इसके अंदर तूने क्या कर दिया, 1 डायमेंशन भी ऐड करके देख लिया, 2 डायमेंशन भी ऐड करके देख लिया। अब क्वेश्चन सोल्व किए जा, वर्क पावर एनर्जी होता जाएगा, जहां फ्रिक्शन वगैरह दिखे तो इक्वेशन लगा क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। जहां सिर्फ क्या दिखे, कंजर्वेटिव फोर्स दिखे, वहां क्या कर, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर। मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने के बाद तुझे या तो वेलोसिटी मिलेगी, उस वेलोसिटी की मदद से काइनेमेटिक्स का सवाल बना सकता है वो, या फिर वेलोसिटी तो तुझे कैसे निकल पाएगा, कोलिजन की मदद से, तो तुझे कोलिजन का भी आइडिया होना चाहिए। तो ये है तेरा वर्क पावर एनर्जी, बेसिक के साथ चिपके रहो, कब यूज कर सकते हैं कब नहीं, ये कंडीशन याद रखो, हर एक क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो, बाकी जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ये तेरा वर्क पावर एनर्जी हो गया। अब हम पढ़ेंगे रोटेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में पहले करा चुका हूँ,